मेरा नाम डॉक्टर मोनिका रोत है, एसोसिएट प्रोफेसर एसएमबी गवर्नमेंट कॉलेज नाथद्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। विद्यार्थियों, आज की ई क्लास में आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना को समझाया जाएगा। आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना की उत्पत्ति जर्मन भाषा के शब्द लैंडस्केप से हुई है। लैंडस्केप का हिंदी में अर्थ भूदृश्य है। भूदृश्य से आशय किसी स्थान पर प्राकृतिक तत्वों के समुच्चय से बनने वाले स्वरूप से है। प्राकृतिक तत्वों में भिन्नता के कारण उनके समुच्चय से उभरने वाले भूदृश्य में भिन्नता पाई जाती है, जैसे पर्वतीय भूदृश्य, घाटी भूदृश्य, मरुस्थलीय भूदृश्य, नखलिस्तान भूदृश्य आदि। इसी प्रकार पृथ्वी तल पर किसी स्थान पर मानव की आर्थिक क्रियाओं तथा भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के समुच्चय से जो स्वरूप उभरता है उसे आर्थिक भूदृश्य कहते हैं। आर्थिक भूदृश्य में किसी प्रदेश की आर्थिक विशेषताओं के दर्शन होते हैं। इसको हम 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं। मुख्य रूप से प्रथम दृष्टिकोण से अगर हम इस आर्थिक भूदृश्य की संकल्पना को समझने का प्रयास करें तो पहला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है आर्थिक भूदृश्यों की विविधता। चूँकि मानव की आर्थिक क्रियाओं में विविधता होती है, अतः मानव की आर्थिक क्रिया की प्रधानता के आधार पर आर्थिक भूदृश्यों में भी विविधता पाई जाती है। उदाहरण के लिए, जहाँ कृषि कार्य की प्रधानता होती है तो चारों ओर खेतों का विस्तार और उनमें लहराती फसलों का भूदृश्य हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार अगर हम दूसरा उदाहरण लेंगे, उसमें सागर तटीय भागों में अनेक स्थानों पर तट पर खड़ी छोटी और बड़ी नावें, मछलियां पकड़ने के जाल, मछली सुखाने के फार्म दिखाई देते हैं। जिन स्थानों पर उद्योगों का विकास होता है वहाँ धुआं उगलने कारखाने मिलें माल लाती और ले जाती हैं। मालगाड़ी, ट्रक आदि के समुच्चय से निर्मित भूदृश्य के दर्शन होते हैं। यदि प्रादेशिक स्तर पर देखा जाए तो प्रदेश के भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य दिखाई देंगे। इसी का दूसरा जो मुख्य बिंदु है विद्यार्थियों, आर्थिक भूदृश्य के तत्व। इसके अध्ययन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आर्थिक भूदृश्य के तत्व के महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं, जिनमें भूदृश्य का यह वह पक्ष जो मानवीय उपस्थिति और मानव की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित होता है, आर्थिक भूदृश्य कहलाता है। आर्थिक भूदृश्य की विविधताओं के कारण उनके तत्व भी पृथक पृथक होते हैं, लेकिन यहाँ केवल भूदृश्य की विविधता के कारण उनके तत्वों में अलग भिन्नता होती है। इसके साथ ही सामान्य तत्वों को सम्मिलित करने के लिए प्राय सभी प्रकार के आर्थिक भूदृश्यों में पाए जाने वाले सामान्य तत्वों को सम्मिलित किया जाता है, जो प्राय सभी प्रकार के आर्थिक भूदृश्यों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मानव और उसके घरों के जमाव से निर्मित बस्तियां, जैसे गांव, नगर, महानगर आदि। इसके साथ ही परिवहन के साधन जैसे सड़कें, रेल मार्ग, बंदरगाह और हवाई अड्डे। इन पर दौड़ने वाले वाहन जैसे मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, जलयान, वायुयान इत्यादि। बड़े बड़े गोदाम, बाजार, मशीनें और उपकरण बेचने वाली दुकानें, बड़ी कृषि उपजों के क्रय विक्रय के लिए कृषि उपज मंडी, बीज तथा कृषि संबंधी दवाइयों की दुकानें इत्यादि इसमें हम सम्मिलित करते हैं।
इसके साथ ही धनराशि के भुगतान के लिए बैंक, संचार साधन की व्यवस्था, डाक, टेलीफोन, इंटरनेट आदि के भवन, तार, खंबे, टावर आदि, शक्ति के साधन में कोयला, बिजली, पेट्रोल आदि की व्यवस्थाएं, फैक्ट्रियां, कल कारखानों, मिलों तथा उनमें से धुआं उगलने वाली चिमनियां, इसके साथ ही प्रशासनिक कार्यालय, थाने, न्यायालय आदि भवन तथा गांवों में पंचायत घर, चिकित्सालय आदि, मिलों में काम करने वाले कारीगरों की बस्तियां तथा उनमें बच्चों के लिए शिक्षा संस्थाएं, मनोरंजन संस्थाएं, सामाजिक सेवाओं के भवनों को सम्मिलित किया जाता है। अंत में हम इसी में अध्ययन करते हैं आर्थिक भूदृश्य की परिवर्तनशीलता। उसको इस प्रकार से हम समझेंगे कि आर्थिक भूदृश्य स्थिर नहीं होता है। विकासशील मानव के विकासात्मक क्रियाओं के कारण आर्थिक भूदृश्य में भी परिवर्तन होते रहते हैं। उदाहरण के लिए पहले फैक्ट्रियां तथा कारखानों में कोयले का अधिक उपयोग होने से उनसे निकले धुएं से वातावरण प्रदूषित होता था। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण बनाने के लिए अब विद्युत का उपयोग अधिक होता है। इसी प्रकार यदि भारत में कृषि प्रधान भूदृश्य में भ्रमण करें तो आप कृषि कार्यों में मशीनों का अधिक उपयोग होते हुए पाएंगे। अधिकांश गांव की पक्की सड़कों से जुड़े हुए और कृषक अपनी उपज ट्रकों द्वारा बाजार या मंडी तक पहुंचाते हैं। बैलगाड़ियां गायब हो रही हैं। आर्थिक भूदृश्य का विवेचन किया जाता है जिसके अंतर्गत, लेकिन वर्तमान स्वरूप का विवेचन तभी सार्थक होता है जब उसके क्रमिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। क्रमिक विकास का अध्ययन ही उसके क्रमिक विकास पर ध्यान देने वाले ज्ञानात्मक स्वरूप का प्रकट करता है और इसी के आधार पर आर्थिक भूदृश्य में भावी विकास की योजना को प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक भूदृश्य में परिवर्तन नवीन तकनीक के प्रयोग से प्रारंभ होता है, लेकिन पुरानी तकनीक के जो अवशेष रहते हैं वे ही भूदृश्य की परिवर्तन के प्रमाण प्रस्तुत करते हैं।